मायद अली सैयद, मुमताज सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, तारीख़दान मायद अली सैयद जनवरी सन 1962 में लाहौर में पैदा हुए। मायद अली सैयद की वालिदा का ताल्लुक फिरोजपुर के मारूफ वजीर अली खानदान से था। उनके वालिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के कस्बे मुजफ्फरनगर से था। मायद अली सैयद ने डिविजनल पब्लिक स्कूल से सन 1979 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और फिर डिविजनल पब्लिक कॉलेज से इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल की। सन 1985 में एफसी कॉलेज से बीए किया। सन 1986 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, लेकिन एक हादसे के नतीजे में तालीम का सिलसिला मुनक़ते हो गया। मायद अली सैयद ने अमली जिंदगी का आगाज कॉरपोरेट सेक्टर से किया, लेकिन 1990 में सहाफत से वाबस्ता हुए। फरवरी 1991 में दी फ्रंटियर पोस्ट में बतौर फीचर राइटर काम का आगाज किया, जहां वो मैगजीन एडिटर भी रहे। फरवरी सन 1996 में द न्यूज इंटरनेशनल में शमूलियत इख्तियार की। कुछ अर्सा के लिए द नेशन, बिजनेस रिकॉर्डर और द सन से भी वाबस्ता हुए, मगर द न्यूज में वापस आ गए। सन 2002 में द न्यूज के चीफ रिपोर्टर मुकर्रर हुए और ये जिम्मेदारी सन 2023 तक निभाई। सन 2001 में लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सन 2023 में खराबी सेहत के बायस अमली सहाफत से रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बावजूद सहाफत से ज़हनी ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ। मायद अली सैयद पाकिस्तान की तारीख के एक तवील अरसे के ऐनी गवाह और मुअर्रिख हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद हूँ और आज हमारी तीसरी नशस्त है मुमताज़ सहाफ़ी, तज़्ज़ियाकार और पाकिस्तान की तारीख़ के मुअर्रिख मोहतरम मायद अली सैयद के साथ। सैयद साहब आदाब। अस्सलाम वालेकुम। सैयद, हमने पिछली दो नशस्तों में बहुत से मौज़ूआत पे बहुत तफसील से बात की। आज कोशिश करेंगे कि ज़रा आपके कुछ हतमी कमेंट्स कुछ मौज़ूआत पे आ जाएं। जमहूरी इर्तिका तो सहाफ़ती आज़ादी से जुड़ा हुआ है। एक वो वक्त था जब आप जैसे चुनिंदा लोग अच्छा खासा मुस्तकबिल छोड़ के सहाफ़त का रुख करते थे, और ये तब भी कोई आसान फ़ैसला नहीं था, मुश्किल होता था। वो गालिब ने कहा ना कि जुज़ कैस और कोई ना आया बरूए कार। और फिर उस पर नासिर ने टुकड़ा लगाया कि थे अपने ज़माने के जवान और तरह के। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब अगर आपको किसी नौजवान को रहनुमाई देना हो, कोई आपसे पूछे, तो क्या आप उसे मशवरा देंगे कि बेटा अपनी ज़िंदगी का मानी, इसका रास्ता, इसके ख़दो खाल ये सहाफ़त में तलाशो। बिल्कुल, मैं कत्तन ये नहीं कहूँगा। हालांकि अगर विजुअल मीडिया को आप देखें तो उसमें कम से कम एक चेंज आ गई है कि बहुत पैसे हैं लोगों को, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उनको पैसे अच्छे मिल जाते हैं। मैं अच्छे चैनल्स की बात कर रहा हूँ, मगर उसके बावजूद अखबार तो खैर मेरे ख्याल से डॉन के अलावा शायद अब कोई अखबार ऐसा सच है नहीं। तो मैं तो कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप उस तरफ जाएं, क्योंकि एक तो आप फाइनेंशियली आप तंग रहते हैं ज़िंदगी में, मगर आप वो कुर्बानी देने के लिए अपनी आज़ादी की कुर्बानी आप दे, मतलब आज़ादी के लिए कॉस्ट पे आप अपने पैसों या आपके काम हों या आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो, तो अगर आप आज़ादी से काम कर रहे हैं तो आप ले लेते हैं कि चलें कोई नहीं, मैं कम से कम घर तो खुश होकर जाता हूँ कि मैंने अपना काम किया। मगर अगर आज़ादी भी ना रहे और पैसों का भी मसला हो, और अब तो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी बदनामी भी आना शुरू हो गई है मुआशरे से, उस नफ़रत के भी बीज बोए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस सहाफ़ी का एक एहतराम तो था ना,
बिल्कुल सहाफ़ी का और उसके लफ्ज़ का एहतराम ही ख़त्म हो गया। इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ सैयद एक बड़ा विशिष्ट सा आर्गूमेंट हमारे यहाँ चलता है, और वो भी आर्गूमेंट जो है वो मेड अप है मेरी थोड़ी फ़हम के मुताबिक, कि जो कुछ हमारे मुआशरे पे गुज़री है असल में तो वो हमारे आम आदमी पे गुज़री है ना। वो जो बेचेहरा है, जिसका कोई नाम नहीं जानता, जिसके को पीछे आने वाला नहीं है, असल में तो जब मुआशरा कमज़ोर होता है, रियासत का और शहरी का रिश्ता टूटता है, तो असल ज़रूरत तो शहरी पे पड़ती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सियासतदानों की नाअहली थी, और कुछ या ये कहना है कि ये सियासतदानों को, नाअहल लोगों को सियासतदान बनाने वालों का कसूर है। अच्छा, मैं इस दोनों बातों को मानता हूँ। जो बात आप जिस तरह फरमा रहे हैं, मैं मानता हूँ, दोनों चीज़ें मानता हूँ, क्योंकि मैंने होती देखी हैं चीज़ें। मगर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, शायद वो कड़वी है थोड़ी सी, मगर है सच, मेरा सच है। वो ये है कि वोट को प्रोटेक्ट नहीं कर सके हम लोग। मतलब मुझे दुख इस चीज़ का है कि हमने पोलिंग स्टेशंस भरे, हम अपनी राय देने के लिए गए, हमने मौसम झेले, सब कुछ किया, मारें भी खाई, हमने काम भी किया, दे के वोट, और उसके बाद हम जाके सो जाते हैं 5 साल के लिए। उस आदमी को जिसको आप वोट देते हैं, या औरत को, या जिस साहब को, साहिबा को आप देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना होता है आपने। वो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रोटेक्शन होती रहे तो अकाउंटेबिलिटी होती है। वो साहब ज़ाहिर है वहीं आपके बीच में से निकल के गए होते हैं। अगर आप उनको रास्ते में कहीं रोक लेंगे, या उनको पूछ लेंगे, या आप उनको किसी ना किसी तरीके से उसकी सज़ा देंगे, अगर वो कोई काम नहीं कर रहा जो उसके उनको सौंपा गया था, तो उनको पकड़े ना, उनको गिरेबान से पकड़ें, उनको कहें भी आपने हमारा काम नहीं किया। सैयद, वो जो इंस्टीट्यूशनल जवाबदेही है जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, एक तो फ़र्द की सतह पे है ना कि बैठे हैं और फ्रस्ट्रेटेड किस्म की बातें कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल जवाबदेही तो सहाफ़त करती है सर। बिल्कुल, सहाफ़त का काम ही ये है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ एक ज़माने तक सहाफ़त कोशिश करती रही है ये जी, एक ज़माने तक करती रही, फिर वो भी धारे में आ गई, बीच में लाई गई, उसको किसी न किसी तरीके से उसको मोड़ा गया, उसका रुख मोड़ दिया गया। और अकाउंटेबल हमें ना सिर्फ वो लोग जिन्होंने वो इलेक्शन लड़े थे, हमें हर उस फर्द को अकाउंटेबल करना चाहिए था, या उस इंस्टीट्यूशन को जो जिसने उस वोट की सैंक्टिटी को ख़त्म करवा दिया समहाउ, बीच में मुदाखलत करके। मतलब भुट्टो साहब के बाद भी बहुत कम लोग बाहर आए सही, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं आए, जिनकी कुर्बानी है वो रायगा नहीं जानी चाहिए, मगर कम आए। मगर वो हमारी तारीख का बहुत रोशन बाब है। हाँ हाँ, बिल्कुल, रिलेटिवली बिल्कुल रोशन बाब है। मगर उसके बाद बतदरीज एक डिक्लाइन था, जो हमने देखा जब दूसरी हुकूमतें गिरी हैं। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिरी, या नवाज शरीफ साहब के गिरी। जो साहब से शुरू कीजिए ना सैयद, 58(2)(b जो है, जी हाँ, उसका पहली दफ़े तो वो जो मोहम्मद खान जनाजो साहब के सर पे गिरी ना। जी हाँ, बिल्कुल उनके तो सर पे। और आप यकीन कीजिए कि मैं उनको बड़े अच्छे अल्फाज में आज भी याद करता हूँ कि कम से कम वो एक वाहिद आदमी था, चाहे वो आया जिस मर्जी तरीके से लाया गया था, मगर वो खड़ा तो हो गया था ना, उसने इसके लिए कीमत अदा की। यहाँ तो कीमतें अदा करने के लिए शायद कोई तैयार नहीं था। नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक डेवलप हुआ 93 में, जब वो खड़े हो गए, जब कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया और उसके बाद वो खड़े हुए, तब मियाँ साहब का कद बढ़ा, और वो उनका अपना जेन्युइन वोट बैंक उन्होंने क्रिएट किया, और वो फिर वो बढ़ता गया। और कुछ खराबियाँ बेनज़ीर हुकूमत में ऐसी थीं जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, और फिर मियाँ साहब 97 के इलेक्शंस जो हैं वो फिर जीत के आए। अब उसमें ज़ाहिर है आगे पीछे हमारे यहाँ फेयर इलेक्शन मुझे तो नहीं याद कोई भी, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे कवर किए हुए हैं, मैंने पंजाब पूरा कवर किया हुआ ऑलमोस्ट, पिंडी डिवीज़न के अलावा। जो बात आप फरमा रहे हैं बहुत कीमती है और दुरुस्त है। एक चीज़ होती है सैयद के जिसकी घर में रखी हुई है, माँ बाप की, बुज़ुर्गों की निशानी है, उसकी हिफाजत की जाती है। फिर एक नस्ल आती है वो उसको तोड़ देती है,
हम कहते अच्छा हुआ जान छूटी, हर रोज़ इसका रोना रोते थे, हर रोज़ इसकी हिफाजत करते थे। तो वो उसका टूट जाना तो एक वाक़या है, लेकिन उसके टूटने से जो खला पैदा हुआ है वो हमेशा बिल्कुल ऐसे ही होता रहता है। बिल्कुल ऐसे होता ऐसे ही ना जो जी। चीज़ टूट जाती है वो फिर वो फैज़ने का शीशों का मसीहा है। कोई नहीं। जब हम उस शोबे पे इस शफाफियत से बात कर रहे हैं तो फिर थोड़ी खबर अपनी भी ले ली जाए। ये फरमाइए कि हमारे यहाँ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हर सतह पे सूबे से लेकर फेडरल तक बिल्कुल है। कम से कम फरवरी 78 में जो हमारे सहाफ़ियों ने जिस जज्बे से अपने लफ्ज़ का को हिसार करने की, हिफाजत करने की कोशिश की, तकद्दुस कायम रखने की कोशिश की, वो एक बहुत रोशन हिस्सा है हमारी तारीख का। बिल्कुल। यूनियन से चल के जो हम प्रेस क्लब तक आए हैं, मैं चूँकि आप प्रेस क्लब के इलेक्शन भी लड़े और जीते भी, मुंतखब नुमाइंदे हुए सहाफ़ियों के, मैं जानना चाहूँगा कि सर वो सहाफ़त जो जिसमें यूनियन मौजूद हो और वो सहाफ़त जिसमें प्रेस क्लब का नाम बाकी बच जाए, यूनियन ख़त्म हो जाए। मैं इसके लिए 2001 में मैं इलेक्ट हुआ था और इस बात के ऊपर जो आपने अभी फरमाया है, इस इशू के ऊपर मेरी उनसे बहुत बात होती थी कि यूनियन का क्लब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। उसको जो फंक्शन करने हैं उसके अपने हैं, वो इंडिपेंडेंट रहने चाहिए। क्लब को एक मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ जाके आप सुकून या आराम करते हैं, या आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाना वाना खाते हैं, या आपको वो हल्का फुल्की एंटरटेनमेंट चलती है आपकी। यूनियन का बिजनेस ही कुछ और है। यूनियन की जगह सड़क है जहाँ उनको लड़ना चाहिए। हाँ, वहाँ उनको होना चाहिए। उनको प्रेस क्लब में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। और इस बात पे मेरी बहस पूरे साल होती रही थी, मगर इतना इंटरमिंगल किया हुआ था इन दोनों चीज़ों को कि यूनियन का इम्पैक्ट आ रहा था प्रेस क्लब के पॉलिटिक्स पे, और प्रेस क्लब के पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट आ रहा था यूनियन के पॉलिटिक्स पे। अच्छा, पहले मैंने ये पंजाब के लेवल तक होते देखा और मुझे दुख होता रहा कि भाई उनका काम कुछ और है। हमारे सामने लोगों को फारिग कर दिया जाता था, 50, 60, 70, 100 लोग निकाल दिए जाते थे और यूनियन एक दो नारे मार के तस्वीरें खिंचवा के घर चले जाते थे। वो काम जो उनका करने वाला है, जो कोर्टों तक जाना चाहिए, जो एक हद उसकी कोई नहीं होती जहाँ तक आप जाके लड़ते हैं, वो नहीं करते थे वो लोग। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि वहाँ उससे पावर समहाउ वो हो गई थी, रिलेट हो गई थी प्रेस क्लब के पॉलिटिक्स के साथ, कि इन्वॉल्वमेंट हो गई थी हुकूमत की उस पॉलिटिक्स के अंदर जिसके थ्रू वो मैनेज कर रहे थे फिर यूनियन को भी। मतलब वो ये करते थे कि प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी हैं या बॉडी है या जो लोग भी एक्टिव हैं, जो धड़े हैं, उनको पेट्रनाइज करके कुछ उनकी मदद करके, कुछ प्रेस क्लब में कुछ दे दिया, बाहर से उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया था बाकायदा पूरी तरह। और एक वक्त आ गया था कि जब बड़ी तकलीफ़ होती थी मुझे, जब मैं लड़ रहा हूँ तब भी यही हालात थे। मैं उस टाइप के अगेंस्ट लड़ा था, पर अल्लाह का करम है, मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, मगर ये हो गया हुआ था। अब इस वक्त और उस वक्त से लेके मतलब पिछले 20-25 साल में प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स में यूनियन मतलब हुकूमतें या जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोग, वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। उस इन्वॉल्वमेंट की वजह ये हुई कि वो प्रेस क्लब से होते वो यूनियन तक चले गए। फिर वो यूनियन वाले, वही जो बात मैंने पहले की थी कि उनको सड़क पर लड़ना था, वो फिर उनके बड़े बड़े जो महल हैं वहाँ मिलते थे, मुलाकातें होती थी। हम वो बरस का बाकायदा निशानदही कर सकते हैं जब यूनियन को पॉकेट किया गया। आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, बहुत अच्छा लफ्ज़। ठीक है, जब उसमें एक मतवाजी यूनियन खड़ी कर दी गई। अगर सहाफ़ियों की यूनियन मतवाजी खड़ी की जाएगी तो प्रेस क्लब की चार दीवारी भी महफूज नहीं रहेगी। ये होगा और हो रहा है। बिल्कुल।
इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ मामला जिसका एक आम आदमी की जान के माल के तहफ़्फ़ुज़ से है, वो कानून की बालादस्ती है। बिल्कुल। और कानून की बालादस्ती का इंस्ट्रूमेंट, ज़रिया साहब कानून है, वकील है। बैन ही जैसे आपने प्रेस क्लब के इलेक्शन को साल ब साल, लम्हा ब लम्हा डिग्रेड होते, इब्तिज़ाल में जाते देखा, हमने बार के एहतराम को भी उसी तरह से कम होते। ऐसे ही है, ऐसे ही रिसेंट इलेक्शन उसकी मिसाल। सुप्रीम कोर्ट बार जो किसी ज़माने में इतने इतने बड़े नाम, ख़ास तौर पे बीबी आसमा जहांगीर, मतलब उनको मिलना एक सादत थी। मुझे वो मिली ये सादत कि मैं उनको मिला भी हुआ हूँ, मैंने उनको इंटरव्यू भी किया हुआ है। वो एक बाकमाल खातून थी। उन्होंने नींव रखी थी उस बार की, जिसको आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग लेके चल रहे हैं जो शायद वो उसको लेके नहीं, उस तरह नहीं उठा सकते। अब आप बजा फरमा रहे हैं, जिससे से आप महरम राज दरून मैं खाना हैं, तो थोड़े सा उस पहलू से मैं भी जो बिल्कुल होंगे, मामूली थोड़ी बहुत खबर रखता हूँ। आपने आसमा जहांगीर का नाम लिया। इस प्रोग्राम में हमें हिना जिलानी ने इज्जत बख्शी थी, बिल्कुल, और हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू उनके साथ रही। बड़ी अच्छी बात है, खुशनसीबी उनसे मुलाकात करना। ज़हन, बहुत इस्तकामत वाली आवाज़, बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल ऐसी दलील। लेकिन इस पे एक वक्फे के बाद मैं चाहूँगा कि थोड़ा और आपसे पूछा जाए। ज़रूर, ठीक है, सही। तो नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और पाकिस्तान की तारीख़ को क्रॉनिकल करने वाले माहिद अली सैयद साहब के साथ। हमारे साथ रहिएगा, हम कुछ देर में दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में वजाहत मसूद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहता है, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में असर हाज़र के मुमताज़ सहाफ़ी, तज़्ज़ियाकार और हमारे बहुत सफ़े अव्वल के मुवर्रिख़, हमारी तारीख़ के ऐनी गवाह मोहतरम माहिद अली सैयद से। सैयद साहब, जब हमने सहाफ़त के बारे में कुछ बात की, कुछ अहले कानून के बारे में बात हुई, सियासी इर्तिका की बातें हुई, एक ख़ास मरहला हमारी तारीख़ में आया। उस वक्त मैं भी कमोबेश उस उम्र में आ गया था जिसमें कुछ थोड़ी बहुत समझ आ रही होती है, और आप तो आतिश जवान थे। 14 जून था, 2006 था, लंदन में मीसाक जमहूरियत हुआ था। बिल्कुल। जिस अमल को हमारी कौम की तमद्दनी सियासी क़ुव्वत बनना था, उसे एक एल्बेट्रॉस की सूरत में हमारे गले में लटका दिया गया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे आपने अब 2006 में ले गए, मुझे याद है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत एक्टिव थे उस ज़माने में। सर, मैंने आतिश जवान कहा। हाँ, हाँ। और मुझे याद है कि वो हमारे लिए यहाँ बैठे एक हमें चार्ज कर रहा था वो, कि ये एक इवेंट ऐसा हो जाएगा जिससे शायद कोई इस मुल्क पे कोई फ़र्क पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट इन इटसेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह जाने कब कौन उस पर अमल करना शुरू करे आने वाले वक्त में। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम
दोबारा सुधार ला सकते हैं। अच्छा सैयद, हमने कौम के जमहूरी इर्तिका में और सहाफ़त में रिश्ता, उस पर बात की। हमने हरफ़ कानून में और कौम की तरक्की में, कौम के ज़वाल में जो ताल्लुक़ बनता है उस पर बात की। ये जो सियासी अमल का सियासी बंदोबस्त में वो मामला जिसे आपने अंग्रेज़ी में कहा, मैं ज़मीन ज़्यादा हूँ तो मैंने आलूगी का लफ्ज़ बरत लिया, उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ जो है वो सड़क पे जाते हुए शख्स की या उस माँ की जो अपने बच्चे की उंगली पकड़ के जा रही है, मुआशी हालत से भी तो है। बिल्कुल है। डू वी गिव सफिशिएंट अटेंशन टू इकोनॉमी इवन इन आवर जर्नलिज्म? नो वी डोंट। वी डोंट। वी डोंट। व्हाई? चेक्स नहीं है, सिस्टम नहीं है, उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, वो बॉडीज़ नहीं है जो इन पे चेक्स रखती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ मेरी नज़र में, जी सर, नेशनहुड नहीं है। बाहर अमेरिका में, दुनिया में मौका मिला कई जगह जाने का, वहाँ अखबार अगर पड़ा हुआ है तो वो उठाते हैं, वो जितना भी इसकी कीमत है वो वहाँ रखते हैं और वो लेके चले जाते हैं, कोई देख नहीं रहा होता। वो लोग अपने सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, वो उनको रूल्स की ज़रूरत नहीं है अपने आप को एक तरीके से चलाने के लिए। उनके अंदर इनकलकेटेड है ये चीज़ें, बचपन से शुरू होती हैं, उनकी सोसाइटी पूरी में है कि ये चीज़ गलत है, ये मेरे मुल्क, वहाँ मुल्क हैं, ये मेरे मुल्क के लिए गलत है, नहीं करना। मतलब इतना वीक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है अमेरिका का। मैं देख के आया हूँ करीब से, क्योंकि मैं उसी कोर्स पे गया था। मगर ये कि वहाँ इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती, बहुत कम होता है इस तरह के, कि इस तरह के कहीं नज़र आए कि कहीं करप्शन हो गया या कुछ हो गया। हमारे यहाँ जिस सिस्टम को या जिस इंस्टीट्यूशन को या जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उसका फुकदान है वो नहीं है अपनी जगह पे, और अगर हैं भी तो इफ़ेक्टिव नहीं है। मतलब जो राइट्स प्रोटेक्ट करनी है, ये बेसिक राइट्स की बात आप सारी कर रहे हैं ना, जो सड़क से चलती हैं, जो हर शख्स पे आती हैं, जो हमारी खाने की प्लेट तक आती हैं, हर चीज़ में, हर जगह। मतलब आप देखिए, आप कहीं भी देख लीजिए, कोई राइट्स हैं हमारी, मतलब कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कोर्ट्स, कोई आपको आपकी मतलब वहाँ पर दाद रसी नहीं होती, साल साल चलते हैं केसेस। गरीब आदमी का तो बेचारे का वैसे वो अफोर्ड भी नहीं करता, वकील भी अफोर्ड नहीं करता। तो वो जो सिस्टम्स जो बन जाते हैं ना, और कुछ रिटन होते हैं, डॉक्यूमेंटेड सिस्टम्स मतलब आप बनाते हैं, कुछ अनकही बातें होती हैं जो आपने नहीं करनी होती, कि ये चीज़ आपके लिए, मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, वो मेरा ख्याल है उसका फुकदान है। हम लोग हजूम तो बने हुए हैं, हम एक हजूम हैं, मतलब मैं हजूम समझता हूँ उसको। हम लोग नेशन अभी तक, मेरा ख्याल है अभी देर लगेगी शायद थोड़ा, अल्लाह जाने क्या कुर्बानी हमें और देनी पड़ेगी। हमने दी हैं, ये नहीं कि नहीं दी, लोगों ने भी दी हैं, मगर ये है कि हमें इससे ज़्यादा चाहिए। वही बात मैं फिर करूँगा कि जो आम आदमी पूरे सिस्टम को खड़ा करता है अपने वोट से, वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करने आता। उस बात को मैं रीट्रेट करूँगा कि जब जिस दिन वो उसको प्रोटेक्ट करेगा तो वो ठीक होगा जिसको वो इलेक्ट करेगा, और जो इलेक्ट होगा वो सिस्टम को ठीक करेगा जहाँ वो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, और फिर जो उनका मुकन्ना का काम है वो ठीक होगा, जुडिशरी ठीक हो जाएगी, लॉज आ जाएंगे, हर इंस्टीट्यूशन और जो अपनी डायरेक्शन है वो इकानमी की तरफ, इकानमी पे गौर। बिल्कुल, चूँकि इकानमी की मंतक जो है उससे लड़ा नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ा जा सकता ना। सैयद, आपने कुछ देर पहले बहुत एक खूबसूरत इशारा दिया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने आपके इल्म से, आपके मुशाहिदे से तजुर्बा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। सहाफ़त पे बात हुई, कानून पे बात हुई, मईशत पे कुछ बात हुई। मुझे वैसे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये गफ़लत की हद है कि हमारी सहाफ़त में मुआशी बहस मुबासे को वो जगह दी ही नहीं जाती। उसके बहुत साथ में जुड़ा हुआ एक मामला है। मैं राय दे रहा हूँ, मेरी राय गलत हो सकती है, कि कोई
कौम अपनी आधी आबादी को अपाहज, मफलूज, बेदस्तोपा, इमोबाइल, नॉन प्रोडक्टिव करके तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक बात है। आपने जिक्र किया आसमान जहांगीर का। आसमान जहांगीर का नाम खला से तो नहीं आया। इस मुल्क में हमारी माएँ अप्रैल 1948-47 फिर एक साहब तशरीफ़ लाते हैं, उनसे मुकाबला करना जब सारे खान, चौधरी, वडेरे, बड़ी बड़ी मूँछों वाले वो कहीं जा छुपे, तो एक बूढ़ी औरत एट द एज ऑफ 67 वो मुकाबला करने के लिए मैदान में निकलती है, फातिमा जना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर से जब वो सारे तमन और वो हज़ारों साथियों समेत, ये आपको याद है, जी हाँ, एक पामाल जुमला था जो मैंने और आपने अपनी नौजवानी में अखबारात में पढ़ा, हज़ारों साथियों समेत। वो जब हज़ारों साथियों समेत गायब हो गए तो एक माँ थी और एक बेटी थी जो लड़ रही थी। और जब आप उस मकाम पे थे जहाँ सहाफ़त में आपकी पोजीशन डिसीजन मेकर की थी, यू वर ए लीडर, यू वर द कैप्टन ऑफ द शिप, तो एक औरत को उसकी गाड़ी समेत क्रेन से उठा के लाहौर की सड़कों पे देखा मैंने, धूप में देखा। सैर करवाई जा रही थी। जी हाँ, किधर थे वो साहबान जो कहते थे कि वो अदना कारकुन हैं? आपको याद बिल्कुल है ऐसे। वो मुल्तान वाले? बिल्कुल ऐसे। जिस तरफ मैं आप जिस तरफ बिस्मिल्लाह, मैं चाहता हूँ कि औरतों के साथ जो हमारा सलूक है हरफ कानून में, मुआशरत में, घर के अंदर, गली में, काम करने की जगह पे, उससे हमारी कामत मुतय्यन होगी, हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। आप क्या फरमाएंगे? यही सोसाइटी का प्रॉब्लम है जिस पे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। ये सोशल प्रॉब्लम है ना। औरत का जो कद है या उसका जो हक है या उसका जो मुकाम है, वो सोसाइटी ने देना होता है ना, इस्टेब्लिश करना होता है। चार दीवारी से निकलता है, बाहर आता है। आपने जिस वाक़े का जिक्र किया, मैं उसका मतलब वो हमने रिपोर्ट किया हुआ है, हम देख रहे थे वो सारा कुछ। मैं ये अल्लाह 2000 उनको था। दर्जात उनके बुलंद करे। मैं कसूम उनके नवाज, साथ चागी तक भी गया था जी। और उस ज़माने में उस पूरी मूवमेंट का मैं अल्लाह का मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं हिस्सा था उस चीज़ का, कि मैंने वो चीज़ खाली देखी नहीं, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ बीच में रह के। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। औरत का मुकाम उस बेचारी को आज भी लड़के अगर मिल जाए, वो बहुत खुशनसीब होती हैं ख़वातीन जिनको लड़के भी वो मुकाम मिल जाए, वरना पूरी कोशिश ये होती है। हमारे शहरों में तो ये ज़्यादा बात अभी इतनी पता नहीं लगती या हमें मालूम नहीं होती। जब आप बाहर निकलते हैं बड़े शहरों से, जब आप कस्बों में जाते हैं या जब आप गांव देहात में जाते हैं, तो आप वहाँ देखते हैं कि उनकी हालत वहीं की वहीं है जहाँ मेरा ख्याल है शायद 47 से पहले बेहतर हो, क्योंकि ब्रिटिश राज था, हो सकता है कि ये हाल ना होता हो। अब तो कोई हाल ही नहीं है ना, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आधी आबादी है, जी हाँ, आधा मुल्क है। जी हाँ, उसको अगर हम पिछली सफ में धक्का मार के फेंक देंगे तो मुआशरे का अखलाकी इर्तफा, एलिवेशन, उसकी तरक्की स्टल्टेड हो जाएगी। हुई है ना, आपके सामने है। उसके नतायज हमारे सामने आ रहे हैं ना सारे। मैं कल ही अपनी बेटी से बात कर रहा था और बहस हो रही थी। वो बाकायदा एक्टिविस्ट है इस लिहाज से। उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि औरतों के साथ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो सलूक किया जाता है वो रवा नहीं है, वो नहीं होना चाहिए इस तरह। मगर अब ये इस माशरे की ये वो एक बन गई है कि मैं तो इसको यही समझता हूँ कि दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि उसके वहाँ खड़े होके उसके हक के लिए बात करें। क्या सहाफ़त ने इस पे अपना किरदार अदा किया, अच्छा या बुरा? मेरा ख्याल है नहीं किया। नहीं किया ना? नहीं किया। मुझे ये फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मैंने बहुत सारी ख़वातीन के साथ काम किया। उनके नाम मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं ले सकता हूँ।
मतलब मैंने आयशा हारून के साथ काम किया, मैंने कामिला हयात के साथ काम किया, मैंने सादिया सलाउद्दीन के साथ काम किया, बल्कि सादिया और मैं तो एक ही सेक्शन में हमने काम किया। जी। मुझे इतनी डायनेमिक लगती हैं ये ख़वातीन जिनसे मेरी मुलाकात हुई। आसमा की मैंने बात की है, उनसे मेरी मुलाकात होती थी, बात होती थी, सब कुछ फ़ोन पे भी करते थे, गाइडेंस भी लेते थे। मगर इनके तो इमीडिएटली इनके साथ काम किया है। इतनी डायनेमिक होती हैं इनके अंदर, इतना मैंने कामिला से ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से सहाफ़त करने वाली कोई मैं औरत नहीं कहूँगा, फ़र्द ही नहीं देखा इस तरह, जो इस तरीके से प्रोटेक्ट करता हो, अपनी टीम को संभालता हो, लेके चलता हो, चेक रखता हो, उसको पता हो। मतलब उनके अंडर काम करते हुए फ़िक्र नहीं होती थी कि मुझे कहीं बाहर से कोई ख़तरा आ जाएगा, मेरी नौकरी को कोई ख़तरा हो जाएगा, या नहीं। इसलिए सैयद मायद अली के सहाफ़ी सिर्फ एक इदारे में से मुंसलिक नहीं होता, उसे मालूम है कि ये इदारा नहीं है, ये सिविक सर्विस है, ये सोसाइटी का एक, ये वो सिर्फ अपने अखबार या अपनी स्क्रीन की हिफाजत नहीं करता, वो अपने मुआशरे की, अपने मुल्क की, अपनी कौम की हिफाजत कर रहा होता है जब अपना काम करता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। वरना करने क्या जाता है जब पैसे भी नहीं मिलते ज़्यादा? फिर वो इधर आई क्यों थे? जब पैसे भी नहीं आपने कमाने बहुत ज़्यादा, और जब आपने मेहनत भी, आपका वक्त भी कोई नहीं होना घर से निकलने का और घर वापस जाने का, बेरोजगार और कोई आपकी चीज़ नहीं ज़िंदगी, होता। आपकी सहाफ़त की वजह से आपकी अपनी समाजी ज़िंदगी जो है वो रह नहीं जाती। आपकी ख़ानदान में आपको लोग पहचानना भूल जाते हैं कुछ अरसे के बाद कि कौन है साहब, ये आ गए हैं, आपका हुलिया इतना बदल जाता है। तो आप लेने क्या जाते हैं सहाफ़त में? फिर आप यही करने जाते हैं ना कि आप अपना जो आपने जो देना है, अपना हिस्सा डालना है इस मुल्क के, इस माशरे के एक ओवरऑल बेटरमेंट के लिए, एक तरक्की के लिए, एक विजन के लिए आप गए होते हैं वहाँ पर। अगर आपने वही नहीं करना तो आपने करना क्या है? और ख़वातीन का मसला, मेरा ख़्याल है, मैं तो इसी तरह देखता आ रहा हूँ, मेरी उम्र गुजर गई है, इस मसले में कोई ख़ास मुझे फ़र्क नज़र नहीं आता। बल्कि मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया आगे आया है, और ज़्यादा पस्ती आ गई है, और ये पस्ती कोई अच्छी बात नहीं है। हमें ख़वातीन के बारे में बड़ा हम लॉज वगैरह पास कर लेते हैं, भाई वो पुलिस को बुला लें, उसको कर लें, ये कर लें। होता क्या है कि फिर वो जो आप लॉज पास करते हैं, जिन लोगों को आप इन्वॉल्व करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वही लोग उनको अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये खातून बेचारी अगर अपने घर से तंग है, उसको खुला लेना है या कुछ करना है, या उसको जाना है कोर्ट में, वहाँ उसके अपने वकील उसको तंग करना शुरू। मतलब हमारे यहाँ कोई हाल नहीं है, कहीं कुछ है नहीं, मतलब बड़ा मुश्किल होता है। और वो एक आपने वो मी टू की चली थी, आपको याद होगा, मुझे याद है वो मूवमेंट चली थी, उसमें बड़ी बड़ी ख़वातीन बाहर तो आई थी, अंदर खाने हमारे यहाँ भी बात होती थी कि भाई हमें भी तकलीफ़ दी गई थी। या आप सिर्फ उनकी बोल के कुछ नहीं करते, अपनी नज़रों से भी आप जो है वो बेहया हो जाते हैं और उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। सिंपल एक असूल सियानों ने समझा दिया है, अनवांटेड अटेंशन। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इट इज। अगर ये है तो ये नाकाबिले कबूल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी को ये हक नहीं है कि वो धक्का मार के पीछे करे। बिल्कुल। और जो आपने कहा ना कि साहबजादी का नाम लिया कि भी वो होती दुआली नाम, हमारी बेटियां जो हैं ये बहुत डायनामिक हैं। बिल्कुल है, और जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल है। और अगर मुआशरा इन आवाज़ों को एहतराम नहीं देगा तो अपना नुकसान करेगा, हो रहा है, होता रहेगा। मैं आपसे सैयद एक नाजुक सवाल पूछ रहा हूँ कि जब आप सहाफ़त में उस मनसब पे जिन बरसों में रहे, तो उसमें बग़ैर डेफिनेटिव निशानदही के मैं अर्ज़ करूँगा कि तरह तरह की मुश्किलात थी। बिल्कुल। दहशतगर्दी, जी हाँ, जिस
लफ्ज़ को हमने डाइल्यूट किया और उसमें भी हम जिम्मेदार हैं, सहाफ़ी जिम्मेदार हैं, बिल्कुल जिन्होंने हर बात जो नापसंद हो उसको बिल्कुल। दहशतगर्दी कहना शुरू बिल्कुल। किया। इट वाज, आई डोंट नो वेदर इट वाज, सर ये दानिस्ता कर रहे थे या नादानिस्ता कर रहे थे, ये कौम के साथ नाइंसाफ़ी थी जिन इंसाफियों ने की कि आप हर हर बात पे वो लफ्ज़ लगा लें ताकि जहाँ असल में दहशतगर्दी हो रही हो उसकी तरफ तवज्जो अगर आप नहीं। मुझे बीच में काटने में माजरत बिस्मिल्लाह, के आप साथ कहूँ, फरमाइए। ये सहाफ़ी जो सहाफ़त कर रहा था, ये उसने नहीं ज़्यादा किया, ये उसने किया जो उसको दफ्तर में बैठ के कंट्रोल कर रहा था, जो एडिटोरियल पॉलिसीज़ को चला रहा था, ये उसने किया। सहाफ़ी बेचारा अपना काम कर देता था, वो जाके कहीं गुम हो जाता था, उसको कोई नए नए नाम दे दिए जाते थे, नए अल्फाज दे दिए जाते थे, उसकी जो बात अंदर से जो देख के आया, ये बड़ा सेक्रेड, मैं इसको बड़ा सेक्रेड समझता हूँ। जो चीज़ वो लेके आता है ना, उसका लफ्ज़, उसका मुशाहिदा यही तो चलाता है, मतलब अगले दिन जो छपता है वो वही होता है जो उस लोग, ऑडियंस, रीडरशिप वो देखती है जो आप दिखाते हैं उनको। और सहाफ़ी जो ईमानदार होते हैं वो दिखाते हैं, वो अपनी जान खतरे में डालते हैं। ये धमाके हुए थे, मैं भी एक धमाके में फंसा था, तो हम आके वो बात करते थे, मगर जाहिर है वो जब जाती थी तो फिर वो आपके पास कोई अच्छा उर्दू का लफ्ज़ होगा, मेरे पास डाइल्यूट वाला लफ्ज़ है कि उसको डाइल्यूट करने के लिए मुख्तलिफ़ इस्तिलाहें कुछ तो खुद आप उनको ईजाद कर लेते थे, कुछ आ जाती थी कहीं ना कहीं से, बता दिया जाता था बता आपको। दिया जाता था कि ताकि उसकी काट कुंद हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें से डंग निकल जाए, उसमें से डक असर निकल जाए, उसमें और जो लोग उसको रफ्ता रफ्ता कबूल करना शुरू कर। बिल्कुल वो चीज़ जो एक लफ्ज़ गुस्सा दे सकता है किसी को, और वो गुस्सा किसी चैनल पे काम आ सकता है, वो चैनलाइज हो जाता है, किसी समझ जा सकता है, समझ जा सकता है, उसको निकाल दिया जाता था ना वहीं जहाँ से वो शुरू होता था। सर अब तो बहुत से लोग और हुकूमतें भी, हमारी हुकूमत भी क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ डॉक्टर परवेज़ हसन होते थे, when he was speaking on these issues way back in early 80s, जी हाँ, it was something very novel for us. हमें समझ नहीं आती थी कि डॉक्टर साहब ये किस मौजू पे बात कर रहे हैं। आज हम, जब आप घर से निकले और मैं घर से निकला तो 42 टेम्परेचर था जी हाँ, सड़क पे, जी हाँ, एंड इट इज़ मई, मिड मई, जी हाँ, और 42 डिग्री का टेम्परेचर था। जी हाँ, और ये इत्तेफाक नहीं है, ये अब एक सिलसिला है जिससे इंसानों को निपटना है। आप, अगर मैं गलती नहीं करता तो बहुत पहले से मौसमियाती तब्दीलियों पे, क्लाइमेट पे, एनवायरमेंटल इश्यूज पे बात करते रहे हैं, लिख के भी और बोल के भी। जी हाँ, जी हाँ। एक तो पायोनियर हो गई ना एक आवाज़ जिन्होंने पहले तवज्जो दिलाई, जैसे मैंने मोहतरम डॉक्टर परवेज़ हसन साहब का नाम बिल्कुल, लिया। ऐसे बड़े बड़े नाम थे। क्या जो बाकी बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंट शोबे हैं कौम के, उनकी जो सूरत हाल है, उसके इस सूरत के होते हुए हम मौसमियाती मामलात पे वो तवज्जो दे पाएंगे जो हमें देनी चाहिए? हम तवज्जो तब दे पाएंगे जब हमें इल्म होगा कि ये कौन सी फील्ड है, एनवायरनमेंट क्या है। तो मेरा ज़्यादा फोकस तो जो मेरी अखबार को चाहिए होता था वो था वेदर रिपोर्ट चाहिए होती थी। और अल्लाह का शुक्र है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इतनी बात करूं। एक तो मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैंने आपको दे दिया जवाब कि हमें अभी उस कॉन्सेप्ट से अभी हम उतने आशना नहीं हैं कि ये क्या होता है, ये किस तरह होता है, इसकी मतलब ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है हमें नहीं मालूम, इसका आबादी से क्या ताल्लुक है, कोई इसका कुछ मालूम नहीं, इसका ग्रे स्ट्रक्चर से क्या ताल्लुक है, इसका ग्रीन को ख़त्म करने से क्या ताल्लुक है, दरख्त काटने से क्या ताल्लुक है, इसका मतलब डैम बनाने या ना बनाने से क्या ताल्लुक है। ये सारी ये बहुत, और फिर दुनियावी तौर पे
पोलर्स में, मतलब पोल्स में क्या हो रहा है, पैसिफिक ओशन में कौन सी करंट्स हैं, एटलांटिक ओशन में कौन सी करंट्स हैं, हमें कोई इसके बारे में हम नहीं जानते। हम लाइल में इसके हवाले से, या गाड़ियाँ किस किस्म की पोल्यूशन ऐड कर रही हैं, या ईवीज़ का अब रिवाज हो गया है तो वो क्या कर रही हैं, हमारे पास इसका इल्म नहीं है। हमें बिल्कुल उतना ही पता लगता है जितना जानता हूँ। मैंने ज़्यादातर किए हैं वेदर रिपोर्ट्स, उसका मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि मैंने उसमें जिद्दत अपनी तरफ से पैदा की थी। मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है मगर मैंने की थी। मुझे मरहूम आरिफ निज़ामी साहब, इट हैज़ बीन ड्यू सिंस लॉन्ग, मुझे आरिफ निज़ामी साहब पॉलिटिक्स की वजह से प्यार नहीं करते थे, या मेरे बाकी फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन ये वो सारा कुछ जो मैं कवर करता था उस पर नहीं। उन्होंने मेरा नाम वेदरमैन रखा हुआ था। हाँ भाई वेदरमैन तेरा क्या हाल है, तो बड़ा अच्छा लगता था कि चलो एक ऐसी चीज़। वेदरमैन ही कहा ना, मैन ऑफ फॉर ऑल सीजन्स तो नहीं कहा। अल्लाह आपको खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैन ऑफ ऑल सीजन नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, वेदरमैन का। वेदरमैन का। और मेरे कॉलीग, मेरे कंटेम्प्रेरी इंतखाब हनीफ साहब जी, वो डॉन के लिए काम करते थे। तो जिस दिन बारिश या ओले या कुछ ज़रा चेंज आ जाती थी शहर में, तो मुझे पूछा करते थे फ़ोन करके, आज फिर शायरी करन दा प्रोग्राम तो नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश होती थी कि मैं उसको इतना खूबसूरत बनाऊं कि वो रीडेबल हो जाए। मतलब मुझे इतना फ़ख्र है इस चीज़ पे। मैंने बहुत काम किया है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल किया कि मैं वो काम सारे कर सका। आज कुछ चीज़ें नज़र से गुजर रही थी तो बहुत कुछ गुजरा, गैलरीज निकली, पंजाब असम्बली, ये वो सारा कुछ निकला, उसमें वेदर भी निकला। तो वाकई मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा ना मदहोश हो जाता था जब मैं कोई वेदर की स्टोरी कर रहा होता था। क्रिएटिविटी अपनी पीक पे चली जाती थी। राइट। तो आपकी बात जो है ना, एनवायरनमेंट तो बहुत दूर की, मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इससे बहुत लोगों के इंटरेस्ट जो हैं वो लिंक्ड हैं। मतलब इस वक्त सोसाइटीज़, रियल इस्टेट, ये सारा शहरों का फैल जाना, ये सारा, परिंदे नहीं हैं, मतलब ये सारा परिंदों कुछ में वो डाइवर्सिटी नहीं मिल रही ना आपको। शहर में बड़ा मुश्किल होता है। मतलब मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, मैं शहर से ज़रा दूर पहले भी रहा था और अब भी रहता हूँ, तो मुझे तो आवाज़ें सुनने को मिलती हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मगर ये कि नहीं है, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ये है कि हमने अब ये जिस तरह फ्लड आया पिछले साल, और वो कॉलोनीज़ जो इतनी महंगी और वो डूबी, और वो जिन लोगों की थी नाम लिए बगैर, मतलब नुकसान भी हुआ। ये सारे सिलसिले इंडिया में भी यही चल रहा है, जिस वजह से वहाँ से भी पानी नहीं रोका, हमारे यहाँ भी यही चल रहा है। और हमारे यहाँ उनसे पानी रोका नहीं गया, और हमारे यहाँ से पानी जो आना था, एक्स्ट्रा आया था, उसको चैनलाइज नहीं किया गया, वो लोगों के घरों में आ गया। तो इन्वायरमेंट हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। अगर आप डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट के जाते हैं तो आपको खाली मेज़ें और कुर्सियाँ नज़र आती हैं। आप तो खैर सारा वो कंप्यूटराइज्ड हो गया हुआ है, तब भी नहीं, आपको लोग नहीं मिलते, आपको स्पेशलाइज्ड लोग नहीं मिलते। इवन आपको मेट ऑफिस के अंदर जब बात होती है तो आपको लगता है कि शायद कहीं लैग कर रहे हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता। तो मसला बन जाता है ये चीज़। बड़ी शिद्दत से इसकी ज़रूरत है कि हम इसको देख लें। मायद एक मौसीकी की सिंफ जिससे हमारे लोग ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, सिम्फनी है। उसमें एक डाइंग नोट आता है। लिसनिंग टू यू इज लाइक लिसनिंग टू अ सिम्फनी। आखिरी नोट। That's very kind of you. Do you intend to write your autobiography? खुद नविश्त लिखने का इरादा? No, I don't. एक बहुत ज़्यादा है काम ज़िंदगी गुजरी का। मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है, कभी कभार तकलीफ़ हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी का मेरा अपना मसला ज़ाती है, वो मेरे अंदर ज़रा सा। तो ऑटो बायोग्राफी के लिए बहुत फोकस होना ज़रूरी होता है, ज़रा जान ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, टाइम निकाल के बैठना ज़रूरी होता है। मेरे लिए ये ज़रा मुश्किल है। आपने आज आइडिया दिया है, मैं इसके बारे में सोचूंगा ज़रूर कि कोई तरीका निकाला जाए कि कर लिया जाए, किसी के शायद काम आ जाए। जी।
जी। मेरे बच्चों ने तो जब से वो होश में आए हैं उन्होंने देखा है, उनको तो पता है बाप का। जी। तो बाकी करीब लोगों को भी पता है, बाकियों के पास वक्त नहीं होता। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आ- शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना है कि आपने ऐसे गंभीर मौज़ूआत पे ऐसे मुतवाज़न तरीके से हमें तालीम दी, हमें रहनुमाई दी। सैयद, मैं अपनी बिहाफ पे सदरंग की टीम की तरफ से और पाकिस्तान टेलीविज़न के बिहाफ पे आपका बेहद एक शुक्रगुज़ार हूँ। जुमला अगर इजाज़त दे दे मुझे, बिस्मिल्लाह। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं ओब्लिवियन में अपने एक कोने में पड़ा हुआ था, सारा कुछ लेके, ये जो भी ज़िंदगी गुजरी और उसको मैं सोचता था और मैं देखता था। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, आपने मुझे इज़्ज़त दी, आपने मुझे मौका दिया। काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफी जो है ना, वो आपके थ्रू मेरे तक भी और शायद जो इंटरेस्टेड होंगे उन तक चली गई है। सैयद, ये प्लेटफॉर्म मेरा या किसी फ़र्द का या किसी गिरोह का नहीं है, ये कौम की अमानत है। ये पाकिस्तान टेलीविज़न है, ये बड़ी सोच है आपकी। ये कौम की अमानत है। इस पे कौम के उन्हीं आवाज़ों को मौका मिलना चाहिए जो कौम को आगे क्या कोई रास्ता दिखा सके। नाजरीन, ऐसे मैंने अर्ज़ किया था कि खूबसूरत से खूबसूरत गीत को बिलाखिर ख़त्म होना होता है और फिर उस पर वो एक आखिरी नोट भी आना होता है। हम गुफ्तगू कर रहे थे हालिया नशस्तों में पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी, पाकिस्तान की तारीख़ के उतार चढ़ाव पर नज़र रखने वाले, पाकिस्तान के लोगों के शब रोज़ पे उनकी पलकों पे उतरने वाली गिरानी को रजिस्टर करने वाले मायद अली सैयद के साथ मैं आपकी तवज्जो के लिए आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आइंदा नशस्त तक के लिए वजाहत मसूद को इजाज़त दीजिए। आदाब।